हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को कन्यादान के बारे में पढ़ाएंगे। कन्यादान एक कविता है जिसे ऋतुराज कवि ने लिखा है। ये बहुत ही महान कवि हैं। इसमें इन्होंने जो लिखा है उसको भी बताएंगे। पहले हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। बच्चों, जो हम पढ़ाए उसे पढ़ते जाइए, आपकी टर्म 2 की तैयारी होती जाएगी। ठीक है, आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए और उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। सोचिए, अंग्रेजी में इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन कविता किस में लिख रहे हैं? हिंदी में। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। अभी ये हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य, दूसरी है पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मतलब ये इन सब पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इनकी जो ये कविता है बहुत अच्छी है। एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही कि हर माँ जो बताती है उससे एकदम अलग हटकर, और यही होना भी चाहिए। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। ठीक, सब लोग जैसा सोचते कि हर कुछ भी कोई बोले चुपचाप सहते जाओ, उससे अलग हटकर इन्होंने इस कन्यादान में वर्णन किया है। इसे आप पढ़ेंगे समझेंगे तो कहेंगे सच में कवि ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं और हर लड़की को ये चीज़ें अपनानी चाहिए और अपने गौरव के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए। आगे देखिए क्या है। गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती। ये एकदम सत्य है। बेटी जो होती है माँ की दोस्त भी होती है, साथी, और माँ अपने सब सुख दुख अपनी बेटी से कहती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है। सच्ची में कोई कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। जो माँ कभी नहीं कर पाई वो चाहती है कि उस तरह उसकी बेटी कभी जिंदगी न जिए, वो हर अत्याचार का विरोध करे। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। आइए अब कविता पढ़ाएं। सबसे पहले कविता का सार देख लेते हैं कि कविता का सार क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका अर्थ बताएंगे। पहले सार समझ लेंगे तो अर्थ बहुत आराम से आ जाएगा। इसमें 4 बातें कही है माँ ने जब अपनी बेटी को विदा कर रही हैं तो उनसे क्या कहती हैं ये सुनिए। कवि ऋतुराज ने कन्यादान कविता के माध्यम से शादी के बाद स्त्री जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की है।
कविता में विवाह के पश्चात बेटी की विदाई के वक्त एक माँ अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे अनुभव को निचोड़कर एक सही और तर्कसंगत सीख देने की कोशिश करती है, ताकि उसकी बेटी ससुराल में सुख और सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। हर माँ चाहती कि उसकी बेटी सुखी रहे और बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए। उसी तरह माँ अपनी बेटी को क्या क्या कहेगी, ये सुनिए। अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है। हिंसा, अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सके। वो ऐसी सीख देगी कि बेटी हर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सके। कविता में परंपरागत माँओं से बिल्कुल भिन्न है। जैसे अधिकतर पहले की माएँ कहती थी कि बेटी सब सुख दुख सहते रहना, किसी के खिलाफ आवाज़ मत उठाना, किसी को उल्टा जवाब मत देना, सब सह सुनकर वहीं रहना, क्योंकि तुम्हारा घर वही है और तुम्हें वहीं ज़िंदगी बितानी है। पहले माएँ यही सीख देती थी। ये ठीक था, लेकिन अत्याचार नहीं सहना चाहिए, अत्याचार का विरोध जरूर करना चाहिए। जो अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर सीख दे रही। ठीक, कन्यादान करते समय माँ को ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी दान कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी बेटी के लिए चिंतित भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बेटी अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह अपने नए जीवन और ससुराल में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को समझकर उनका सामना कर सके। माँ को लगता है कि उसकी बेटी भोली और नादान है, क्योंकि अभी छोटी, बहुत कम उम्र में पहले शादी होती थी, अब भी, लेकिन अभी समाज को नहीं देखा उसने, कोई दुख नहीं देखा है। जब अपने मायके में रहती हैं बेटियां तो बहुत सुख से रहती हैं, कोई दुख का अनुभव नहीं होता। तो माँ को क्या लग रहा है कि वो भोली है, नादान है। उसने अपने जीवन में अभी तक सिर्फ सुख ही सुख देखे। उसे दुख और परेशानी को बांटना या उनसे निकलना नहीं आता। सच में माँ बाप इतने प्यार से रखते हैं कि कभी कोई दुख का अनुभव नहीं होता है। जो मन करे खाओ, जो मन करे करो, नखरे दिखा लो माँ से, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो वही माँ अपनी बेटी को समझा रही, ससुराल में बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसलिए माँ अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से सीखी हुई अपनी प्रामाणिक सीख को अपनी बेटी को देने की कोशिश करती है। माँ अपनी बेटी को 4 बातें बताती है, 4 बड़ी बड़ी सीख देती। पहली सीख में माँ बेटी से कहती है कि कभी भी अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान मत करना, क्योंकि ये स्थायी नहीं रहते। ये नहीं कि अब मैं मतलब शादी के बाद मैं बहुत सुंदर लग रही, आईना देख देख इतराती रहूं, तो वो क्या कह रही, उसको देखकर कभी सुख वो मत करना। ठीक है, यहाँ फिर क्या कहती है स्थायी। दूसरी सीख में माँ कहती है आग का प्रयोग हमेशा खाना बनाने के लिए करना, लेकिन अगर किसी के द्वारा इसका प्रयोग जलाने के लिए किया जाए तो उसका पुरजोर विरोध करना, क्योंकि अगर रोटियां सेकने के लिए होती हैं, आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं या जलाने के लिए। तो माँ क्या कह रही है अपनी बेटी से कि आग का प्रयोग खाना बनाने के लिए करना, खुद भी न जलना। अगर तुम्हें कोई जलाने की कोशिश करे तो उसका पूरा विरोध करना, और जलना कभी मत, कभी हार मत मानना। दूसरी सीख माँ दे रही है। दूसरी सीख में माँ कहती है आग का प्रयोग खाना बनाने, ये यहाँ पर कभी उन लोगों पर अपने शब्दों से तीक्ष्ण प्रहार कर रहे हैं जो लोग दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते। पहले बहुत लड़कियां जलाई जाती थी दहेज के लिए, उन लोग को दया नहीं आती थी, कैसे जला देते थे, कितने गंदे लोग थे। अब तो कानून बन गया है, अब तो बहुत स्थिति बेहतर है, अब लड़कियां भी बहुत समझदार हो गई हैं। ठीक है, तीसरी सीख में माँ क्या कहती है, माँ कहती है महिलाओं को वस्त्र और आभूषण के प्रति विशेष मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम इन सब का मोह कभी मत करना। हाँ, सब
हर अधिकतर स्त्रियों को वस्त्र और आभूषण से बड़ा मोह होता है। तो अपनी बेटी को क्या कह रही कि इन सब से कभी मोह मत करना, क्योंकि ये जीवन के सबसे बड़े बंधन बन जाते हैं या महिलाओं के पैरों की जंजीर बन जाती है। ठीक है। और अंतिम सीख देते हुए वह कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। इसका मतलब ये है, अर्थात मर्यादा, लज्जा, शिष्टता, विनम्रता, ये सब स्त्री सुलभ गुण हैं। इनको तुम बरकरार रखना, लेकिन इन्हें कभी अपनी कमजोरी मत बनने देना। अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाना। मतलब कि तुम लड़की हो, इस पे कभी दुख मत करना, लेकिन लड़की जैसे कमज़ोर मत दिखाए, अपने को दिखाई देना। बिल्कुल सही कह रहे। और सबका आदर करो, विनम्र व्यवहार करो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई अत्याचार करे, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती कुछ करे, तो उसका विरोध जरूर करो। सारे अत्याचारों को मत सहो। बहुत अच्छी सीख माँ ने दी है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं अब कविता का भावार्थ। कव आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको भावार्थ समझाएंगे। ठीक है। धन्यवाद।